इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के 8 सवाल जो आए थे आपके जून 2023 वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिए, एंड तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ सीख के जाएंगे और यहीं से आपका सवाल आने वाला है जून 2 साल बाद यानी कि 2025 के अंदर भी और अगले साल भी 26 के अंदर भी सवाल यहां से आता रहेगा, क्योंकि एक चीज जो है बार बार रिपीट होती है और वो है आपके पीवाईक्यूज। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपके पास ये पीवाईक्यू का ई बुक सेट नहीं है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे करके डिटेल्स लेके फटाफट से इसको जो है ई बुक को यहाँ पर सेट कंप्लीट ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का सभी आपके सामने अवेलेबल होगा आगामी 5 दिनों के अंदर, यानी कि 1 तारीख के बाद आपको सारे के सारे सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस फॉर्मुलेटेड बाय हेंस सेले इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर हेंस सेले का कौन सा मॉडल दिया गया है। सिंपल आपको सवाल पूछा है गैस के बारे में, जनरल एडजस्टमेंट सिंड्रोम ये क्या होता है, जनरल एडजस्टमेंट सिस्टम ये क्या होता है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम या फिर जनरल एडेप्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो कंफ्यूज आप होंगे 3 और 4 के बीच में, क्या होगा इसका सही आंसर, उसको यहाँ पर आप मार्क करके रखें, नोट करके रखें अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, और सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं केवल और केवल यूनिट नंबर 7 का, तो यूनिट नंबर 7 आपकी मजबूत होने वाली है, उसके लिए आप यहाँ तैयार रहें। किसकी बात कर रहे हैं, हेंस सेले की बात कर रहे हैं। कई बार आपका पीवाईक्यू में सवाल को रिपीट किया हुआ है। सिंपली क्या पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं कि जीएएस का फुल फॉर्म क्या है। वहीं से आपको मालूम होगा इसके अंदर एक और निमोनिक आपको बताया हुआ है पहले से, ARE। अगर ये ARE अरे क्या होता है तो यहाँ पर नीचे अरे करके कमेंट करिए और बताइए इसका फुल फॉर्म क्या रहने वाला है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2 जो कौन सा है। The emergence of the Oedipus and castration complexes are the chief events of which stage of development in the Freudian theory। यानी कि फ्रॉइड की जो थ्योरी है कौन सी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाली, उसमें से आपका ओडिपस एंड कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स कौन से वाले इवेंट, ये जो इवेंट है आपके कौन सी वाली स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, कितनी स्टेज होती है आपके फ्रॉइड के अंदर, OAPLG 5 स्टेजेस होती है। अगली बार आपसे पूछ लेगा कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस होती है टोटल, पहली कौन सी है बाद में कौन सी है, उनको अरेंज करने को भी दे सकता है आगे के लिए, तो वो भी आपको बनना चाहिए। अगर आपको ये निमोनिक OAPLG याद रहेगा तो इसको आप कभी भी किसी भी सुबह किसी भी शाम को आप इसको प्रॉपर्ली जमा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए क्या होगा सही आंसर। इसको अगर आपके पास PDF अवेलेबल है उसमें नोट करें क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर देखेंगे भी हम कुछ ही देर के अंदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम के ऊपर कौन सी चीजें इंपैक्ट करेंगी, कौन सा स्ट्रेसफुल इवेंट रहने वाला है, उसके बारे में आपको सवाल पूछा है। चार आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। द इम्यून सिस्टम इज वीकेंड बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बढ़ गया तो स्ट्रेस की वजह से, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर, इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH। अगेन जो थीम है कहां से है, थीम वही है हिपोकैम्पस पिट्यूटरी एक्सिस, कैसे क्या निकलता है पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपको यहीं पर पूछा हुआ है। और क्या होगा इसका सही आंसर उसको आप मार्क करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल नंबर 3। ठीक है, तो 3 सवाल यानी कि 6 नंबर आपको फ्री के मिल सकते हैं अगर आपने इसको प्रॉपरली अगले एग्जाम से पूर्व इसको प्रॉपर तैयार करके आप जाएंगे तो। अगला देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, और ये तो इस बार भी आया हुआ है। ठीक है, डेसी एंड रेयान का फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिक नीड्स टू एक्सप्लेन वेलबींग। ठीक है, वेलबींग के लिए क्या क्या बात की है उन्होंने, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, एंगेजमेंट की बात करते हैं, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, रिलेटेडनेस की बात करते हैं या फिर ऑटोनॉमी की बात करते हैं। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, उसको आप यहाँ पर देने का ट्राई करें। SDT थ्योरी कई बार पूछी गई है और इस बार आपके 4 सवाल केवल और केवल आपके SDT थ्योरी से थे, यानी कि डेसी एंड रेयान इनका नाम है, ये भी आपको बनना चाहिए। और आगे भी आपसे इनसे संबंधित सवाल पूछेंगे, उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या होगा सही आंसर यहाँ पे कमेंट करें, नोटबुक में अपना नोट डाउन करें, और चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है आपका, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस जंग आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। यानी कि जंग के या युंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, आर्केटाइप्स, इमेजेस, क्रिएटिव ईगो, लिबिडो या फिर डोमिनेंस, किसकी यहाँ बात कर रहे हैं। सिंपली से आपको एक या दो चीजें एलिमिनेट करनी है, आपको आंसर बन जाएगा बड़े इजीली। अगला सवाल देखते हैं, आपको पूछ रहे हैं अगेन आपके यूनिट नंबर 7 का सवाल है, करेक्टली अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन एज एक्सप्लेन्ड इन द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ शाक्टर एंड सिंगर। यानी कि शाक्टर एंड सिंगर की थ्योरी अगेन रिपीट की गई है, आपको केवल अरेंज करना है, आपको जमाना है कि पहले क्या होगा। 1962 वाली थ्योरी के अंदर पहले स्टिमुलस आएगा, पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये आपको जमाना है, आपको अरेंज करना है। नोट डाउन करें अपना सही आंसर, क्योंकि सही आंसर सभी के सभी अभी आप देखने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके सामने निकल कर आ रहा है। देखिए एक ही सवाल दो जगह, एक ही सवाल आपको रिपीट किया गया है, सेम यही सवाल आपको अभी ऊपर पूछा गया है, वहां पर
खेल किसका कर दिया है, केवल टी सेल का, और आपके सामने यहाँ पर बी सेल का, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशियली, आपको जमाना है। स्ट्रेस में आपका HPA एक्सिस जो अभी आपको बताया कैसे क्या काम करेगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा, उसी को आपको यहाँ पर ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑर्डर में आपको यहाँ पर जमाना है। और जो भी इसका सही आंसर है उसको यहाँ पर आप मार्क करें। आंसर अभी आप देखेंगे जैसे ही ये सारे के सारे 7-8 सवाल आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं उसके बाद। अगला सवाल देखिए, आपको बोल रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है जो कि आपको अभी नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन आगे हो सकता है आपको देखने मिल जाए। मोटिवेशन इज अ कंडीशन दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर बट गिव्स नो डायरेक्शन। मोटिवेशनल स्टेट्स अराइज ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल इंसेंटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा सही, उसको यहाँ पर देने का ट्राई करें आप आंसर, कि क्या केवल एक्सटर्नल फैक्टर से आप मोटिवेट होंगे या इंटरनल से भी हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। देसी एंड रेयान क्या बोल रही है वो भी हमको दिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी आंसर की का समय आ चुका है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं आपके जून 2023 के 8 सवाल, और अब हम समझने वाले हैं इनके पीछे का कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपने 8 के 8 सवालों का आंसर दे दिया होगा, और अब समय है आपको अपने आंसर्स मैच करने का, ठीक है। तो आंसर मैच करने के लिए तैयार रहिए। देखते हैं हम सीधे सीधे उल्टे सवाल के रूप में। यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है, एक अवस्था है, दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर बट गिव्स नो डायरेक्शन, यानी कि हमको ये ताकत तो प्रदान करती है लेकिन कोई भी दिशा नहीं दिखाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन क्या है, आपको दिशा जरूर दिखाएगी, यानी कि आप मोटिवेटेड हैं प्रोफेसर बनने के लिए, आप मोटिवेटेड हैं टीचर बनने के लिए, आप मोटिवेटेड हैं डायरेक्टर बनने के लिए, आप मोटिवेटेड हैं सिंगर बनने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप मोटिवेटेड हैं। तो यानी कि एक ऐसी अवस्था है जो क्या बताती है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है कि आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको स्क्रीन राइटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, ठीक है, आपको कॉपी राइटर बनना है, या आपको जो है और कुछ बनना है, या आपको कुछ और बनना है, या आपको डेवलपर बनना है। कुछ भी चीज आपको बननी है तो क्या होगा, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर एक दिशा आपको मिलती है, और वो कौन काम करता है, वो काम करता है मोटिवेशन का, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा तो क्या रहेंगे आप, दिशाहीन रहेंगे। आप आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे, ठीक है। एक दिन आप सोचेंगे मैं एक्टर बन जाऊं, अगले दिन डांसर, फिर पेंटिंग, फिर जो है यहाँ पर नाच नृत्य, और फिर जो है आपका यहाँ पर सिंगिंग, फिर आपका जो आ जाएगा यहाँ पर कोरियोग्राफी, फिर आपका आ जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर। इस प्रकार से कुछ भी आप जो है बिना डायरेक्शन के रहेंगे। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, आपको ताकत तो देती है, हाँ तुमको ये काम करना है, और उसी के साथ साथ उसको गिव्स डायरेक्शन, यानी कि स्टेटमेंट 1 जैसे ही हमारा रॉन्ग होता है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है क्या हमारा रॉन्ग हो गया है, हमारे पास क्या बचते हैं, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब बचा है या तो केवल ऑप्शन सेकंड सही होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। अब क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशनल स्टेट्स अराइज ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल इंसेंटिव फैक्टर्स, यानी कि बाहर से अगर आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा तो ही आप केवल यहाँ पर मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कैसे रह सकते हैं, आप इंट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड रह सकते हैं, आप इंटरनली भी मोटिवेटेड रह सकते हैं, और आप आंतरिक रूप से भी मोटिवेटेड रह सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी कैसा है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो अपने आप को 2 नंबर दे दीजिएगा। आपके जो फाइनल मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पर नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा आपने जो आज गलती की थी एग्जाम के दिन आप वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दोनों ही जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा है अरेंज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशियली। अभी हमारे सामने सवाल है सवाल नंबर 7, ठीक है। 8th का आंसर क्या था आपका, यहाँ पर 2 था। आई होप आपने यहाँ पर 2 मार्क किया होगा। अब हमारे पास है सवाल नंबर 7, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रिया क्या करती है आपकी बॉडी स्ट्रेस के दौरान। जैसे ही आपको स्ट्रेस दबाव आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, रिलीज ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं जी नहीं, ये कहां से होगा, ये तो हट गया। रिलीज ऑफ सीआरएफ फ्रॉम हाइपोथैलेमस, अच्छा ये कुछ हो सकता है, लेकिन परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस ये आपका सबसे पहले होगा। आप क्या करेंगे, उसको प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उसको आप देखेंगे, उसको आप परसीव करेंगे कि अच्छा ये स्थिति में दबाव एक्चुअली है भी या नहीं, ठीक है। यानी कि एक कॉकरोच रहना और परिवार के किसी सदस्य का चला जाना, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आप उसको पहले क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस करेंगे, किसी कोई स्ट्रेस आपको यहाँ पर परसीव हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको समझ में आया सी ऑप्शन है, केवल आपके सामने आसान सा आंसर बचता है
वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिए ये एनटीए का फेवरेट सवाल है स्ट्रेस के ऊपर। आपसे पूछेगा जमाने के लिए इसको जमाइए, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अरे जमाते जमाते जो आप 10 साल से जमा रहे हैं इसको, तो आपके आंसर सही क्यों नहीं हो रहे हैं? आंसर सही होंगे अगर आप इसको प्रॉपर्ली सीखेंगे, प्रॉपर्ली एनकोड करेंगे दिमाग के अंदर, प्रॉपर्ली स्टोरेज करेंगे और प्रॉपर्ली उसको वहां पर रिट्रीवल भी करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपका परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अब जो है दबाव की स्थिति बन चुकी है, ये यहाँ पर प्रेशर वाली स्थिति का निर्माण हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका रिलीज ऑफ CRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर देखें ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा आपका CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब जैसे ये फैक्टर रिलीज होगा तो कहां जाएगा, पोस्टीरियर के पास जाएगा क्या, यस और नो? ये पोस्टीरियर के पास नहीं जाएगा भैया, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके एंटीरियर के पास। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, आगे हमको क्या रिलीज कराना है, आगे हमको रिलीज कराना है यहाँ से ACTH। और वही देखिए अभी आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगले ऑप्शन में कहा फेंका है उसने, फेंका है आपको यहाँ पर रिलीज ऑफ ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको लेकिन ये भी मालूम है कि कौन से वाले से निकलेगा, कौन से निकलेगा, APG से निकलेगा। गलती मत करिएगा, PPG मार्क कर देंगे, मूर्खतापूर्ण आंसर मत कीजिएगा वहां पर। सही आंसर क्या है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से निकलेगा हमेशा। आप इस दुनिया में रहें, आपके बच्चे रहें, उनके बच्चे रहें, हमेशा कहां से निकलेगा, आपके APG से निकलेगा, जब तक हमारे सामने कोई नई रिसर्च नहीं आ रही है तब तक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए ACTH, LH, GSH ये सब कहां से निकलता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद होगा आपका सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शन। ठीक है, ओके। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इसका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के पास, AG के पास, और AG क्या रिलीज करेगा, AG रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और उसके बाद क्या होगा आपका सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे काम करना खराब हो जाएगा और आप जो है और भी ज्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाएंगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, योगा करें, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक करें, जो भी करें खुश रहें। और चलते हैं यहाँ पर 1962 में शाक्टर एंड सिंगर के पास। और यहाँ पर अब देखिए शाक्टर एंड सिंगर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सबसे पहले देखिए, अगर आपको गुस्सा करना है तो क्या चाहिए आपको, अगर आपको मान के चलिए गुस्सा वाला इमोशन देना है किसी को तो क्या चाहिए, सबसे पहले ये आप खड़े हैं और अब आप बताइए, अब आप क्या बस गुस्सा दिखा देंगे, मतलब बिना किसी कारण के। आप चलिए आपको एक टास्क देते हैं, आपको मिलेगा यहाँ पर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, अगर आप खड़े खड़े केवल दीवार पे अगर आप गुस्सा कर पाए तो, या फिर आसमान की तरफ देख के आप गुस्सा कर पाए तो। ठीक है, लाइकली अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप इसको पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके सामने क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके सामने स्टिमुलस, आपका नापसंद व्यक्ति, आपके नापसंद कोई भी चीज ऐसी है जो उसको आप हेट करते हैं, जिसको आप नफरत करते हैं, अगर वो चीज आपके सामने होगी तो ही आपको ये गुस्से वाला इमोशन आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर स्टिमुलस। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमको यहाँ पर चाहिए होगा स्टिमुलस। ठीक है, अब जब स्टिमुलस मिलेगा हमको तो क्या होगा, जनरल फिजियोलॉजिकल अराउजल। उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पर फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। अब जो है आपकी बॉडी में आंखें, आपकी आंखों में आपकी उबाल आएगा, आंखें आपकी बड़ी हो जाएंगी, है ना, आपकी जो सांसें हैं वो तेज हो जाएंगी, आपके जो हाथ पांव हैं वो कांपने गुस्से में स्टार्ट हो जाएंगे, आप जो है एकदम मुट्ठियां भींचना स्टार्ट कर देंगे अपनी। तो ये क्या है, आपका जनरल फिजियोलॉजिकल अराउजल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है आपका कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ अराउजल। अब आप क्या करेंगे, आपको दिमाग में आपका उसको कॉग्निटिव अप्रेजल कि इसने मुझे वो बात ऐसे बोली थी, ये हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। उसके बाद आप जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, उसके बाद जाकर आप ये सही आंसर मार्क कर देंगे और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो तीनों ही ऑप्शन में देखा आपने आंसर क्या था, 2 2 2। तो अगर अभी तक आपने 2 मार्क किया है तो बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने 6 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लिए हैं आसानी से। नहीं कर पा रहे हैं तो रिविजन करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर पाएंगे, गुस्सा कर पाएंगे आसमान में देखकर, जो पॉसिबल नहीं है। क्या जरूरी है, पहले स्टिमुलस। तो ऐसे ही छोटी छोटी कड़ी को, छोटी छोटी चीजों को आपको देखना होता है एग्जाम के अंदर। सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ACBND। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात हो रही है, कार्ल यंग की, आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। अब इसके अंदर कौन कौन से होते देखिए, अब जैसे ही आपने देखिए ये ऑप्शन को देखा लिबिडो, आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, आपके दिमाग में घूमना चाहिए लिबिडो के बारे में बताइए कौन बात करेगा। आपने क्या पढ़ा है जीवन में साइकोलॉजी में
कि आप लिबिडो किससे एसोसिएट करेंगे। आप बताइए, क्या आप इसको करेंगे रेने डेस्कार्टिस से, क्या आप इसको करेंगे अब्राहम मास्लो से, क्या आप इसको करेंगे पियर्सन से, क्या आप इसको करेंगे शाक्टर एंड सिंगर से, किससे एसोसिएट करेंगे इसको? आप सोचिए जरा। लिबिडो की जब भी बात आएगी किससे एसोसिएट करेंगे? आपको हिंट दे रखी है ग्रीन पेन से। देखिए बताइए, आप करेंगे फ्रॉइड्स, है ना। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, थोड़ा भी आप दिमाग लगा पा रहे हैं, तो आप जो है लिबिडो को एसोसिएट किससे करेंगे कि लिबिडो के बारे में देखिए, बात जो हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है, वो फ्रॉइड करते हैं। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पर कतई नहीं होगा। तो जैसे ही आपने डी को एलिमिनेट कर दिया है, 50-50% चांसेस आपके बढ़ गए हैं। और आपको बधाई हो, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 मार्क किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ए बी ओनली। क्रिएटिव ईगो, सुपर ईगो, इड ईगो और जो भी ईगो है, तमाम प्रकार के ईगो जो है उनकी बात हो रही है। अगेन ये फ्रॉइड से संबंधित, क्रिएटिव ईगो बात यहाँ नहीं करेंगे। सी एन डी नहीं लगेगा यहाँ पर। क्या क्या लगेगा वो देखिए। आर्केटाइप्स, यस, ये तो मालूम ही आपको। बात करते हैं आर्केटाइप्स की। इमेजेस की, इमेगोज लिखा हुआ है, मैंगो लिख देते थे, अच्छा। और डोमिनेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, ए बी ई। ठीक है, ए बी ई जो है उसका सही आंसर होगा। अगर आपने यहाँ पर 4 मार्क किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अभी तक 8 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। ये सवाल कौन सा है आपका? ये सवाल है आपका सवाल नंबर 5, जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए एक और सवाल देखते हैं, और सवाल हमारे पास है यहाँ पर ये टेसी एंड रेयान। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको करा रहे थे लेक्चर, आपको बताया था इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है ए आर सी। आर्क अगर आपको इतना मालूम है, या अगर आपको कार अगर इतना मालूम है, आप इसको कभी गलत नहीं करेंगे कि इन्होंने किसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बात करती है हमारी वेलबींग की, बेसिक नीड्स के बारे में। उसमें क्या क्या आएगा? सी कहाँ दिख रहा है? 2 प्रकार से दिख रहा है, चलिए कंफ्यूज हैं आप। ए कहाँ दिख रहा है आपको? ए केवल आपको यहाँ दिख रहा है, यानी ई तो होने वाला है। जैसे ही आपने ई को किया, यहाँ पर आ गया आपका आंसर। फिर आपको क्या दिख रहा है? आपको ए दिख रहा है, ए दिखा आपको। ठीक है, ए दिखा, फिर आपको आर दिख रहा है। आर कहाँ दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है, तो डी भी होगा। जो आपको समझ में आया, ओके। 2 ऑप्शन बचे हैं, सी या डी। तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं आपके कॉम्पिटेंस की, ना कि क्रिएटिविटी की। ठीक है, तो आपकी जो रेयान एंड डेसी की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, वो किसकी बात करती है? वो बात करती है कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी, सी डी एंड ई ओनली। इसी के मुताबिक आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे सही हो जाता है। अगर आपने इसको सही मार्क किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अभी तक आपने 10 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लिए हैं। और अगर आप 8 के नीचे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ही बेफजूल है। इसको आप यहाँ ध्यान रखें। ठीक है, 8 या 10 आए आपके तो बहुत बढ़िया है, अच्छा आप इसके अंदर स्कोर कर रहे हैं, और आपके एग्जाम में पास होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगली बार जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ट्राई करिएगा कि आपके 8 और 10 तक स्कोर रहे हैं अभी तक, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो है अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके अभी तक 0 भी आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से इनको दोहराएं, फिर से रिवाइज करें, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनको फिर से रिपीट करें, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वीडियोस देखें और फिर से आके सवालों को लगाएं और इंप्रूव करें अपना स्कोर 8 नंबर और 10 नंबर तक। इसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 की ओर, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी देखिए, ये कहानी का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कहानी का पार्ट नंबर 1 कहां था? कहानी का पार्ट नंबर 1 था इसके पहले जो हमने सवाल किया था इस सवाल के ऊपर। ठीक है, ये जो है कहानी का पार्ट नंबर 1 था। सुनिए होता क्या है पार्ट नंबर 1 में। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है सीआरएफ। सीआरएफ जाता है कहां पर? सीआरएफ जाएगा आपके यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। यहां से क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा एसीटीएच। एसीटीएच कहां जाएगा? ये जाएगा आपके एड्रीनल ग्लैंड के पास, जो आपके किडनी के दोनों ऊपर बना हुआ है। उस एड्रीनल ग्लैंड में, उस अधिवेक ग्रंथि में जाके क्या रिलीज करेगा? वहां से रिलीज होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा? जाकर आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? सप्रेस करेगा। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? दबाने का काम करता है, सप्रेस का काम करता है। और यहीं तक हमारा क्या था? यहीं तक हमारा पार्ट नंबर 1। और यहां शुरू होता है हमारा पार्ट नंबर 2। क्या पूछा है? द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम। सवाल देख रहे हैं कैसा लिंक है आपका? इम्यून सिस्टम से इसको लिंक किया हुआ है। सवाल वही है, घुमा फिरा के आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक इंडिविजुअल में जैसे ही आपको स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाएगी, आपके बॉडी में ये सब ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। The immune system is weakened because of an increase in the blood pressure in the face of stress। अरे भैया, यहाँ पर आपके हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बात क्यों आ जाएगी? आपके ब्लड से तो उसको लेना देना कुछ है ही नहीं। आप स्ट्रेस में, सुना है आपने किसी का बीपी हाई हो गया है? हाँ, कभी कभी सुन सकते हैं आप। लेकिन जिस फंक्शनिंग की हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर इसका बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा वीकन इस वजह से नहीं होता। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वीकन की बात हो रही है। कमजोर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है,
ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपने इसको मार्क किया है तो बिल्कुल ही गलत पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ओके, इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। अच्छा, ग्लूकोज कहां से छूटेगा? लीवर से। ड्यूरिंग स्ट्रेस न्यूट्रलाइजेस द इम्यून फंक्शनिंग ऑफ द डब्ल्यूबीसी। अब देखिए यहाँ डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी आपका व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का आपको कितना लंबा चौड़ा लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख लें, वहां से सारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको जो कंसेप्ट है वो काफी क्लियर होना चाहिए। केवल पीवाईक्यू बेस पे आप ऐसे सवालों को नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए पार्ट 1 तो आप लगा लेंगे, लेकिन पार्ट 2 के सवालों को लगाने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीशन अच्छे से और डिटेल में आपको नॉलेज होना जरूरी है, और उसके साथ ही साथ आपको सही नॉलेज होना भी जरूरी है कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्यों वजह है, इसके साथ साथ और क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH इन ब्लड डिस्ट्रॉयज द टी सेल। अच्छा, इंक्रीज लेवल किसका है? ACTH का। किसको डिस्ट्रॉय करेगा? टी सेल को। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ACTH तो कहां जा रहा है बेचारा? वो जा रहा है आपके एड्रिनल ग्लैंड के पास, और वहां से क्या रिलीज करा रहा है? वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। और वहीं से आपका आंसर निकल के आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर है। क्यों? इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कहां से निकलेगा? आपके एड्रिनल दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला, यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ाया हुआ है। इन ब्लड डिस्ट्रॉयज द टी सेल। टी सेल का क्या काम करते हैं? बाहर से जो फॉरेन चीजें आ रही है, इन्वेडर आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है टी सेल। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका टी सेल, टी कोशिका, और एक होती है आपकी बी सेल, बी कोशिका, ठीक है। लेकिन बाहर से जो फॉरेन एंटीजन या फॉरेन जो आ रहा है आपका यहाँ पर वायरस, उससे लड़ने के लिए कौन पहले बैठा है? आपका टी सेल पहले यहाँ पर बैठा हुआ है। अब जब टी सेल ही खत्म हो जाएगा स्ट्रेस के सिचुएशन में, तो ये तो अंदर घुस आएगा और फिर जो है आपके शरीर को और खराब कर देगा, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को और कर देगा खराब, और फिर आपको जो है बीमारियां वहां पर घेर लेंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जब हम स्ट्रेस में है, दबाव में है, हमारे इम्यून सिस्टम में जो इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर, कॉर्टिसोल कैसा होना चाहिए? 50% होना चाहिए, लेकिन अभी कितना हो गया है? 100% हो गया है। ये क्या कर रहा है? ये इन टी सेल को मार रहा है, और ये इन टी सेल को मार रहा है तो क्या होगा? आपके यहाँ पर बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं वो क्या कर देंगे? यहाँ पर आक्रमण कर देंगे आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 4 मार्क किया है तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सही, आपने इसको सही समझ के इसको आपने आंसर मार्क किया है। अगर जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन सुना है उसी अकॉर्डिंगली अगर आपने इसको मार्क किया है तो बहुत अच्छी बात है। तुक्का लगा है तो कोई बात नहीं, सीखें इसको और आगे अच्छे से फिर से इसको इंप्लीमेंट करें, या फिर अगर आपने एलिमिनेट करके भी इसको आंसर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, और ये है हमारा सवाल नंबर 1, और जिसके बाद कहानी होगी केक, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है? द इमरजेंस ऑफ द ओडिपस एंड कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक पिता का बेटी की तरफ और एक बेटी का पिता की तरफ, और इसी के साथ साथ एक माता का बेटे की तरफ और बेटे का माता की तरफ, जो आपका कॉम्प्लेक्सेस हैं आर द चीफ इवेंट्स है, वो कौन सी स्टेज के अंदर होते हैं? तो ये आंसर तो आई होप आप सभी ने सही से इसको मार्क किया होगा। ओरल में नहीं होता है, एनल में भी नहीं होता है, कहां पर होता है? जेनिटल के अंदर भी नहीं होता है, ये होता है आपके फेलिक स्टेज के अंदर। अगर आपने इस सवाल को गलत किया है तो आपको सही में सीरियसली आपको 6 महीना खड़ा होकर आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप बहुत ही कमजोर हैं, अभी आप बहुत ही परिपक्व नहीं हैं इस परीक्षा को देने के लिए, बैठने के लिए। अगर आप इस सवाल को गलत कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ अगर आपने ऊपर वाला सवाल भी गलत किया है तो भी आपको जरूरत है 8 महीनों की, और 8 महीने आपको जो है प्रॉपरली स्टडी में देना होगा, मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, द 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस फॉर्मुलेटेड बाय हेंस सेले इज कॉल्ड, ठीक है। हेंस सेले द्वारा दिया गया जो आपका मॉडल, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्यों आपको पढ़ना जरूरी है यूनिट वाइज चीजों को। 3 सवाल कहाँ से देखे हमने? केवल स्ट्रेस से। एक में पूछा हुआ है नाम, यहाँ पर ये नाम पूछा हुआ है, एक में पूछा है पार्ट 1 के बारे में, एक में पूछा है आपको पार्ट 2 के बारे में। अब देखिए गारंटीड है ये बात, 100% दुनिया में कभी भी आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, आपके दिमाग में अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 डेफिनेटली घूमेगा कि सर ने हमको बताया था पार्ट 1 में ऐसा चलती है कहानी, और पार्ट 2 में आपका इंटरवल के बाद ऐसी कहानी चलती है। फिर खैर फिलहाल यहाँ देखिए 3 स्टेज मॉडल जो है क्रोनिक स्ट्रेस का, जिसको दिया है हेंस सेले ने, इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। सिस्टम नहीं है यहाँ पे कोई, ये कौन सा है? सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिंड्रोम नहीं है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, पहली आपकी होती है यहाँ पर अलार्म, दूसरी आपकी होती है रेजिस्टेंस, और तीसरी होती है आपकी यहाँ पर एग्जॉशन। और यहाँ से भी आपको सवाल पूछा हुआ है, जो आप पीडीएफ से और भी यूनिट के सवाल लगाएंगे अगले ईयर्स के, तो आपको वहां पर वो सवाल भी लगाने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये थे हमारे यहाँ पर आज जून 2023 के 8 सवाल। आई होप आपने इसमें से 14-16 नंबर, 12 से 16 नंबर के बीच अगर आपका स्कोर है यहाँ पर 12 to 16 अगर आपका स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और मेहनत करें, आपको आराम से सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप 10 के नीचे है तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, स्थिति बहुत ही खराब है, इसको आप ध्यान रखें। ऐसे में आप जो है एग्जाम बैठेंगे तो अटेम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आज 10 के नीचे स्कोर है कोई बात नहीं,
5 दिन अभ्यास करें, 5वें दिन 6वें दिन आके इस वीडियो को दोबारा देखें, जून 23 के इन 8 सवालों को लगाने का प्रैक्टिस करें और देखिए कि क्या आपके सवाल सही हो रहे हैं या नहीं। आई गारंटी डेफिनेटली आपका जो स्कोर है 10 से बढ़ के 12 होगा, 14 होगा और डेफिनेटली आपका एक दिन 16 भी आपका स्कोर हो जाएगा, जितना आप इसको रिवाइज करेंगे और प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे। आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर का चैनल, जहां पर आप तैयारी करते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान और जो भी व्हाटएवर साइकोलॉजी एग्जाम है उनकी तैयारी आप कर सकते हैं इसी प्रकार से और भी डिटेल्ड तरीके से और भी मजे हुए तरीके से। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कुछ ना करें, लेकिन अगली बार जब आप ये वीडियो देखें तो आई वांट कि आपके सभी के सभी सवाल सही हों और आप 16 में से 16 नंबर लेकर आए। तब तक के लिए तड़ाईम तड़ालू।